तो आज हम थोड़ी अलग मांगा की बात करने वाले हैं। इस मांगा में सब कुछ है, इंटेंसिटी, टेंशन, साइकोपैथ, सर्वाइवल और खून खराबा। एंड क्योंकि ये मांगा इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है, तो इस मांगा पर अगर एक मूवी बने तो वो काफी खतरनाक बनेगी। उस तरह की स्टोरी है ये। एंड हाँ, कहीं कहीं पर ये मांगा साइकोलॉजिकल भी होती है, तो ध्यान से देखना। चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। यारे ब्लू हेवन। तो मांगा की शुरुआत होती है और समुद्र के बीच हम देखते हैं एक बोट को, जिसमें एक बंदा था जो कि अपनी गोदी में एक बंदे को लेकर खड़ा था। एंड देन उसके बाद वो उस बंदे को समुद्र में फेंक देता है। अब वहां बोट में सारी की सारी पानी की बोतलें खत्म हो गई थी, इसलिए फिर वो उनमें से एक खाली बोतल उठाता है एंड उसके अंदर अपना पानी डालकर वो पी लेता है टू सर्वाइव हिमसेल्फ। अब इसके बाद हमें एक बड़ी सी लग्जरी शिप दिखाई जाती है जो पोर्ट से अपनी जर्नी के लिए निकल गई थी, और इस शिप का नाम था ब्लू हेवन। और ये शिप इतनी बेहतरीन थी कि इसमें सब कुछ था, ओपेरा हाउस से लेकर कैसीनो वगैरह सब कुछ। इट्स लाइक अ रिच क्रूज जहां पर काफी अमीर लोग आए हुए थे। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस शिप का सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसका नाम था सानो। और अभी वो अपने एक कलीग से बात कर रहा था किसी मैटर के ऊपर, और एक्चुअली में मैटर क्या हुआ है कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो गुम गई है। तभी उसे पता चलता है कि वो अभी मेडिकल सेंटर में है, और फिर वो वहां पहुंचता है। हमें मेडिकल सेंटर में एक डॉक्टर दिखती है जिसका नाम है सिंडी। उसके बाद सानो उस लड़की को उसके पेरेंट्स के पास पहुंचवा देता है। अब सानो ये भी बताता है कि इस शिप पर लगभग 2000 से भी ज्यादा लोग हैं और सब पर एक साथ नजर रखना काफी मुश्किल है। तभी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो इन्हीं के स्टाफ के साथ था, और उसका नाम है योशिओका। अब इधर से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली में इस शिप का ओनर था, और उसी ने ये पूरा क्रूज प्लान किया था, और वो शिप की भी काफी तारीफ कर रहा था दूसरों से। अब इसके बाद वहाँ काफी सारे फायरवर्क्स भी होते हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। अब इधर हम देखते हैं कि कैप्टन की कैबिन में उसके एक बंदे को सामने एक बोट दिखती है समुद्र में, और वो समझ गए थे कि कोई शायद उस बोट में फंस गया है। तो वहाँ शिप का ओनर आता है, और जब उसे इस सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो वो साफ साफ मना कर देता है कि उधर उस बोट में जाकर किसी को बचाने की कोई जरूरत नहीं, हम जैसा चल रहे हैं हमें वैसे ही चलने दो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी दिक्कत हो हमारे क्रूज के इस जर्नी के बीच, एंड वैसे भी मैंने तुम्हें हायर करा है कैप्टन, तो तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। वो कहता है कि हाँ ये आपकी शिप है, बट मैं इस शिप का कैप्टन हूँ, और एज अ ह्यूमन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अब कैप्टन तो अपनी जिद पर था उन्हें बचाने के लिए, बट उन्होंने कहता है ठीक है बचा लो, लेकिन एक कंडीशन पर, हमारे किसी भी पैसेंजर को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब इसके बाद सानो एक बोट लेकर कुछ आदमियों के साथ उधर उस बोट पर जाता है। अब वो वहां पर देखता है तो वहां वही आदमी पड़ा हुआ था जिसने अपना पानी पी लिया था, एंड फिर वो उसे उठाकर बोट में ले जा रहे थे। अब वो अंदर भी जाते हैं चेक करने के लिए कि कोई और सर्वाइवर तो नहीं। अब वो अंदर जाकर देखते तो अंदर वाला रूम चारों तरफ से खून से सना हुआ था, और ये देखकर उन सब की हालत खराब हो जाती है कि यहाँ हुआ क्या है। अब ऐसे ही वो देख रहे थे तभी वहां एक बक्सा रखा हुआ था, और जैसे ही वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर भी एक बंदा था जो कि जिंदा था, और जैसे ही वो होश में आता है तो वो चिल्लाने लगता है। अब इधर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों सर्वाइवर्स को वो शिप में ले आए थे, और जो ये दूसरे वाला बंदा था ये अभी भी चीख रहा था। तभी उसके बाद जो डॉक्टर सिंडी थी वो उसे दवाई ववाई देकर शांत करवा दी थी। अब इसके बाद वो फिर सानो से बात कर रही थी, और फिर वो उसे बताती है कि ये बंदा काफी शॉक में और ये इंजर्ड भी था, तो इसलिए मैंने इसे दवाई दे दी थी। अभी तुम इससे बात तो नहीं कर पाओगे, बट हाँ ये कुछ टाइम बाद सही हो जाएगा। एंड जो वो पहला वाला बंदा था वो एकदम सही है, उसे कोई इंजरी वगैरह कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी कमजोरी है, वो तो कुछ टाइम में ही ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं कि वो वाला बंदा एक रूम में लेटा हुआ था, और सानो यही सोच रहा था कि साला उस बोट पर कुछ तो हुआ है, वरना इतना खून कहाँ से आता वहां पर। वो इतना समझ गया था कि शायद ये आदमी काफी खतरनाक है। अब इधर सानो अपने एक बंदे को उसकी रखवाली करने के लिए छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो बंदा जागता है और कहता है सो वार्म। अब जो वो बाहर स्टाफ का बंदा खड़ा तो वो कहता है क्या ये रूम ज्यादा हॉट है? वो कहता है नहीं, ह्यूमंस आर सो वार्म। एंड उसके उस वक्त आंसू भी आ रहे थे। अब ये सब देखकर तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी का है। और फिर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि पानी ला दो, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, और फिर वो बंदा लेने के लिए जाता है पानी। अब इधर से ही हमें दिखाई जाती है एक फेमस ओपेरा सिंगर जो इधर अपना एक परफॉर्मेंस करने के लिए आई थी, और जो ओनर था वो उसे अपने एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाता है जो कि एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक बंदा था जिसका पूरा मुंह खराब सा हो रखा था, और उसका नाम था मिस्टर जियोनो, और वो एक बहुत ही अमीर आदमी है।
अब मिस्टर जियोनो उस ओपेरा सिंगर की काफी तारीफ करता है और कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज मेरे पास आंखें भी नहीं है, तो मेरे लिए जो इस जिंदगी में सिर्फ रह गया है वो है सुनना, और आपका म्यूजिक और आपकी आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद हम सानू को देखते हैं जो कि दोबारा उस रूम में जा रहा था, लेकिन तभी वो देखता है तो वहां वो रूम खुला हुआ था। अब वो अंदर जाके देखता है तो वहां से वो बंदा गायब था, और उसने जो बंदा रखा हुआ था वहां पर स्टाफ का वो भी नहीं था। इधर हम देखते हैं कि उस बंदे ने उस स्टाफ वाले बंदे को मार दिया है और उसके कपड़े पहनकर अब वो खुद उस शिप में घूम रहा है। अब इसके बाद ये खबर सानू जाकर कैप्टन और ओनर को बताया था, एंड वो उन्हें ये भी बताता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा काफी खतरनाक है और यहाँ के लोगों को उससे खतरा हो सकता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है जो सानू था वो पहले किसी सीबीआई एजेंसी में काम करता था, और इसलिए उसका दिमाग काफी तेज है और वो इतनी जल्दी प्रिडिक्ट भी कर पाया था कि वो बंदा कैसा होगा, और इसीलिए उसका दिमाग काफी तेज है और ऐसी सिचुएशन को वो काफी जल्दी भाप भी लेता है। अब इधर हम देखते हैं कि उस दूसरे बंदे को होश आ गया था और अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने की हालत में था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वो साइको बंदा आता है बाहर सेक्शन में और बैठकर एक पैसेंजर से बातचीत करता है और उसके साथ दोस्ती बढ़ा लेता है। एंड फिर वो पैसेंजर तो नशे में धुत था, तो फिर वो उसके साथ ही उसके रूम में जाता है। एंड देन फिर वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे कपड़े वगैरह और तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी छीन लूंगा ताकि मुझे यहाँ पर कोई पहचान ना सके। एंड फिर वो उस बंदे को भी निपटा देता है। अब इधर हम देखते हैं कि जो सानू था वो उस दूसरे वाले बंदे से बात करने के लिए आ गया था और वो उससे पूछ रहा था कि वो बंदा जो तुम्हारे साथ था वो कैसा है। इधर हम देखते हैं कि उस साइको ने उस पैसेंजर को बाथ टब में बांध कर पानी चला दिया ताकि वो वहीं डाला डाला डूब कर मर जाए, मतलब उसे किलिंग टेक्निक्स भी पता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं योशिओका को जो कि अपने एक दूसरे क्रू मेंबर के पास जाती है जिसका नाम था फ्यूकी, और उसे कहती है चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं। अब जैसे वो निकल रहे थे तभी योशिओका की टक्कर होती है उसी बंदे से। अब क्योंकि वो एज अ पैसेंजर ही वहां घूम रहा था और उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताता था, तो वो योशिओका से हेल्प मांगता है यहाँ का रास्ता ढूंढने के लिए और फिर वो उसकी हेल्प कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दूसरा बंदा अब सानू को उसकी कहानी बता रहा था कि एक दिन ये साला बंदा हमारे बॉस को मारने के लिए आया था, वो भी एक सिंगल ब्लेड से। तो फिर जो होना था वही हुआ, उसे हमारे बॉस के बंदों ने पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद मेरे बॉस ने उसे मारा नहीं क्योंकि वो उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और उन्हें चाहिए था कि वो एक बार उन्हें हंस के दिखाए, और इसीलिए फिर उन्होंने उसे अपने घर के बेसमेंट में ही बंद कर दिया। और ये जो अपना बंदा कहानी बता रहा है इसे उन्होंने इंचार्ज बना दिया था कि जब भी ये हंसे तो वो जाकर उन्हें बताएगा। अब ऐसे ही करते करते 5 साल बीत जाते हैं उसे उस बेसमेंट में ही रहते हुए, लेकिन वो हंसता ही नहीं है। और ऐसे ही वो खुद से भी क्वेश्चन करने लगता है कि इंसान आखिर हंसते क्यों हैं, हंसने का मतलब क्या होता है। अब इसके बाद वो लोग उसे टीवी और बुक्स वगैरह भी देते हैं ताकि उन्हें देखकर उसे हंसी आए। अब इसके कई साल बाद वही बंदा आता है और अपने बॉस से कहता है कि सर वो हंसा, बट वो कोई हंसने वाले सीन्स पर नहीं हंसा, बल्कि उस सीन में किसी का बुरी तरह कत्ल हो रहा था, वो उस पर हंसा। उसका बॉस कहता है इंटरेस्टिंग। अब हमें दिखाया जाता है कि लगभग 10 साल हो चुके हैं उसे उस बेसमेंट में रहते हुए। एंड फिर उसका बॉस उसे आता है बाहर निकालने के लिए और कहता है अब तुम बदल गए हो पूरे, और एक डेडली वेपन हो और एक काफी खतरनाक चीज बन गए हो, तो मेरे बड़े काम आओगे। लेकिन वो बाहर आने से मना कर देता है। तभी जो उसका बॉस था वो एक इंसान का कटा हुआ हाथ फेंकता है और कहता है बाहर आओगे तो तुम वो चीज कर सकते हो जिसमें तुम्हें मजा आता है, और वो है डिस्ट्रक्शन। और यही अब हमें इसका नाम भी पता चलता है जो था सेरियो। एंड अब वो 10 साल की कैद के बाद एकदम बदल चुका था। ही इज नाउ अ डिफरेंट पर्सन। ऐसा समझो कि वो एकदम रिबिल्ड हो गया है। अब इधर हम देखते हैं तो वो योशिओका से बात भी कर रहा था और उससे थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग भी कर रहा था। अब योशिओका भी उससे थोड़ी अट्रैक्ट होने लगती है और फिर योशिओका भी कहती है कि मुझे ना एक इंटरव्यू लेना था किसी भी ब्लू हेवन के पैसेंजर से, तो क्या तुम कभी फ्री हो। वो कहता है हाँ बिल्कुल, जब भी तुम बोला हो। अब इधर हम देखते हैं तो कहानी फिर से कंटिन्यू होती है। वो बंदा बताता है कि उसके बाद सेरियो एक लीथल वेपन बन गया था और इसीलिए फिर बॉस ने हम सबको भेजा था जापान कुछ लोगों को निपटाने के लिए। अब क्योंकि हमें ये काम खुफिया तरीके से करना था इसलिए हम बोट पकड़कर पानी के रास्ते जाने वाले थे। मैं, सेरियो और हमारे साथ 11 लोग और थे, लेकिन अनलकीली 27 घंटे ट्रैवल करने के बाद हमारा जो इंजन था वो खराब हो गया और हम समुद्र के बीच फंस गए। हमारे पास कोई मदद भी नहीं थी बुलाने के लिए और वहां पर सब के सब डरे हुए थे, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, वो था सेरियो जो कि आराम से चिल होकर बैठा हुआ था। उसे कोई डर नहीं था मरने का भी। और ऐसे ही पड़े पड़े काफी दिन हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद तो मुझे भी होश नहीं था कि कितने दिन बीत चुके हैं। और इसके बाद मैं देखता हूँ तो कुछ बंदे फ्रस्ट्रेशन में किसी बात पर
लड़ने लगते हैं। एंड तभी मैं सेरियो के फेस पर एक लुक देखता हूँ एंड मैं समझ गया था कि ये क्या करने वाला है एंड इसलिए मैं अंदर वाले रूम में जाकर बंद हो गया। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि सेरियो उसके बाद कुल्हाड़ी उठाता है और उन 11 के 11 लोगों को कुछ मिनट्स के अंदर काट कर खत्म कर देता है और हर तरफ सिर्फ खून ही खून। फिर वो बंदा बताता भी है कि उसके बाद मुझे सिर्फ उसकी हंसने की आवाजें सुनाई दी। ही इज अ डीमन चाइल्ड और अब उसे एक गोल भी मिल गया। उसे जापान जाना है उन आदमियों को खत्म करने, तो अब जापान जाने के लिए वो कुछ भी करेगा और अगर उसके लिए उसे शिप में हर एक बंदे को भी मारना पड़े तो वो भी कर देगा। अब सानो अपने सारे गार्ड्स को बुलवाता है, उन सबको गन वन्स पकड़वाता है एंड सानो ने बताता है कि अभी वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश कर रहा है एंड हम 10 लोगों ने उसका चेहरा देखा था जब हम उसे रेस्क्यू करने गए थे, यानी कि हम 10 के 10 ही उसका भी टारगेट है। जिसने भी उसे देखा है वो उन्हें खत्म करेगा एंड अब वो उसका स्केच भी बनवा लेता है और फिर वो सब के सब निकलते हैं उसे ढूंढने के लिए। अब जो ओनर था वो मिस्टर जिनियो को इस चीज की खबर देने के लिए आता है, तो वो देखता है तो वहां उसके रूम में ही वो ओपरा सिंगर खड़ी हुई थी और वो काफी डरी हुई भी थी और उसके आंसू भी निकल रहे थे। अब वो मिस्टर जिनियो से पूछता है कि क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं, छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट था। क्या है कि इस लड़की के बारे में मैंने पता लगवाया तो मुझे पता चला कि इसकी माँ जो है वो काफी ज्यादा बीमार है और शहर में एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती है। उसमें काफी ज्यादा खर्चा भी आ रहा है। अब क्या है कि जो वो हॉस्पिटल है उसमें मेरा भी कनेक्शन है। सो एक्चुअली मैं ये सिंगर यहाँ पर इसलिए गाने के लिए आई है ताकि ये मेरे तक पहुंचकर थोड़ी बहुत मेरी सिफारिश से अपनी माँ का इलाज करवा सके। और फिर वो सिंगर को वहां से जाने के लिए कहते हैं एंड देन मिस्टर जेनियो कहता है अब इस सिंगर का कुछ काम नहीं, ये अपने फायदे के लिए आई थी यहाँ पर, अगर ये दिल से नहीं बजाएगी तो क्या फायदा। अब इसके बाद ओनर उसे सेरियो के सारी सिचुएशन के बारे में बताता है कि साला एक साइकोपैथ हमारे शिप में घूम रहा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं शानो जो था वो शिप में शेरियो को ढूंढ रहा था एंड तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है कि साला हम 10 लोगों के अलावा भी जो डॉक्टर सिंडी थी उन्होंने भी तो उसे देखा था एंड वही मेडिकल सेंटर में ही सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कम है। और वो जल्दी से भाग कर जाता है तो वहां सिंडी जो थी वो पड़ी हुई थी। और वो जाकर उसे कहता है नहीं नहीं सिंडी तुम नहीं मर सकती। तभी पीछे से शेरियो आता है और कहता है शी इज डेड एंड तभी जल्दी से सानो पीछे होकर उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है अपने हाथ दीवार पर टिका लो। अब शेरियो उसकी बात मानता है, दीवार पर हाथ रख लेता है और कहता है वैसे तुम चाहो तो मुझे अभी खत्म कर सकते हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुम कर नहीं रहे। ह्यूमंस आर वियर्ड इजंट इट। एंड तभी वो उसकी गन को डिफ्लेक्ट करके उसे नीचे पटक कर उसका हाथ तोड़ देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओनर जब उन्हें सेरियो के बारे में बताता है तो जो मिस्टर जेनियो का बेटा था गाल्ब उठ कर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे तो लगा था ये ट्रिप काफी बोरिंग होने वाली है, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी मजेदार चीज यहाँ होगी। और अब वो खड़ा होकर अपने कबर्ड को खोलता है जिसमें कई सारी बंदूकें रखी हुई थी और एक बंदूक उठाकर फिर वो ओनर के पास आता है और कहता है सो क्या प्लान है तुम्हारा उसे पकड़ने का। और इधर हम दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो एशियंस लोग थे उन्होंने 4 बजे हॉल में बुलाया था। अभी इधर ये खबर शेरियो को भी मिल जाती है एंड फिर वो पूछता है सानो से कि क्या प्लान कराया तुमने। अब हमें ये पता चलता है कि सानो ने ही पहले से ही ये प्लान बनाया था शेरियो को पकड़ने का, क्योंकि वो भी एक एशियन है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो गैल्प था वो रेडी होकर निकलता है एंड उसे देखकर ओनर काफी ज्यादा हैरान था। एंड फिर मिस्टर जियानु उसे अपनी एक कहानी बताते हैं कि 1970 जर्मनी में एक रात मैं और मेरी वाइफ कहीं से आ रहे थे, तभी हमारी गाड़ी को 16 लोगों ने घेर लिया। अब क्या कहानी थी कि जो मेरी फार्मेसी कंपनी थी उनके कुछ मेडिसिन की वजह से इनके बच्चों की जान चली गई और इसीलिए ये सारे लोग मुझे मारने के लिए वहां आ गए थे। एंड देन उसके बाद उन लोगों ने उसकी गाड़ी में आग लगा दी। अब जो मिस्टर जियानु की बीवी थी वो उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। अब इनकी गाड़ी पूरी आग लग कर फट जाती है, लेकिन जो मिस्टर जियानु था वो उसके बाद भी जलता हुआ बाहर आ जाता है। उसके बाद वो लोग उसे शूट भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो बच जाता है। एंड अब तुम्हें पता चल गया होगा कि क्यों इसकी बॉडी इस हालत में है। लेकिन हाँ, जो इसकी पत्नी थी वो नहीं बच पाई, पर हाँ जो इसका बच्चा था वो बच गया और वही है गैल्प। अब जब गैल्प 10-12 साल का था तब जियानु उस आदमी को पकड़ कर लाता है जिसने उसकी गाड़ी में आग लगा दी थी। एंड फिर वो गैल्प को बताता है कि इसी आदमी ने तुम्हारी माँ को जलाया था। एंड फिर गैल्प उसे अपने हाथों से मारता है और ऐसी ही संगत और माइंडसेट के साथ गैल्प बड़ा हुआ है।
उसे किसी को मारने से कुछ ज्यादा फील नहीं होता। इसके अलावा वो काफी इंटेलिजेंट भी था और उसने काफी सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स भी करे थे और इन्हीं एक्सपेरिमेंट से उसने अपने बच्चों के रूप में क्लोन्स भी बनाए थे, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चे करता उससे पहले ही उसकी पत्नी ने उसका ये हैवान रूप देखकर खुद की जान ले ली और उसे पता था कि कोई भी लड़की उसके साथ नहीं जी सकती। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी ना जो गैल्प था वो काफी बोर भी हो जाता है। वो कहता है हमारे पास काफी पैसा है, इतना पैसा है कि हम एक देश खरीद सकते हैं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं और इसीलिए तो मुझे काफी ज्यादा खाली खाली लग रहा है। आई थिंक नाउ माई अल्टीमेट गोल इज आई वॉन्ट टू प्रूव दैट आई एम द ग्रेटेस्ट ह्यूमन। अब ओनर को तो इस स्टोरी पर विश्वास ही नहीं हो रहा था एंड देन उसके बाद फिर वो वहां से जा रहा था, लेकिन तभी मिस्टर जेनयू कहते हैं मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी मेरा बेटा जेनयू गया है तो इस शिप में कुछ भी हो सकता है एंड दैट्स व्हाई आई विल बाय द एंटायर शिप। अभी इधर हम देखते हैं जो सानू था वो कहता है शेरियू से कि तुम्हें अब किसी और को मारने की जरूरत नहीं, वी कैन नेगोशिएट। मुझे पता है कि तुम्हें जापान जाना है तो हम तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन जो शेरियू था वो ये बात सुनने के बाद सीधा सानू के पैर में गोली मारता। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हॉल में धीमे धीमे सारे एशियंस जमा हो रहे थे। अब इधर हम देखते हैं जो योशियोका थी उसे भी शेरियू की फोटो मिलती है एंड वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि ये बंदा एक टेररिस्ट है और इसने कई लोगों को मार दिया उनकी शिप पर। अब इधर हम देखते हैं कि शेरियू सानो को बांधकर शिप के बाहर लटका गया था ताकि उसे कोई ढूंढ ही ना पाए। अब इधर हम देखते हैं कि हॉल में पहुंचकर शेरियू फोन करता है योशियोका को और कहता है सॉरी हमारी मीटिंग थोड़ी डिले हो गई। अब जो योशियोका थी वो उस पर चिल्लाती और कहती है तुमने उन्हें क्यों मारा, लेकिन शेरियू उसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि उसे एक्चुअली में पता नहीं था कि वो क्यों मार रहा है उन सबको और ना ही उसे कुछ फील होता। एंड फिर वो कहता है व्हेन द टाइम कम्स मैं चाहूंगा कि तुम मुझे काफी सारी चीजें सिखाओ जिंदगी के बारे में। एंड देन फिर वो फोन काट देता है। हम देखते हैं कि शेरियू ने वहां चुपचाप हॉल के बीच एक बैग रख दिया था। अब थोड़ी देर बाद ही उसमें से खून बहकर बाहर आने लगता है। अब तभी एक ऑफिसर आकर उस बैग को चेक करते हैं तो उन सब की फट जाती है क्योंकि उसके अंदर उनके शिप के कैप्टन का सर रखा हुआ था। एंड जब ये सब वहां के पैसेंजर्स देखते हैं तो वो भड़बड़ा जाते हैं और फिर वहां भसड़ मच जाती है और फिर वो सब के सब वहां से निकलने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वहां से वो उन्हें निकलने नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि यहाँ पर शेरियू भी है और वो उसे भागने नहीं दे सकते थे यहाँ से। अब तभी हम देखते हैं कि वहां खड़ा हुआ था ऊपर की तरफ गैल्प और वो देख लेता है शेरियू को। फिर वो अपने बेटे को भेजता है उसके पास अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, जिसमें वो कहता है तुम इस शिप से बाहर नहीं निकल सकते, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। मेरे पापा ने तुम्हें चैलेंज किया है और कहा है कि देखते हैं कि तुम में और उनमें कौन इस शिप से जिंदा बाहर निकलता है। फिर हम देखते हैं कि वहां एक मोटा बंदा खड़ा हुआ था जिसे ऊपर से गैल्प शूट कर देता है, जिससे वहां और ज्यादा भसड़ मच जाती है। एंड देन उसी के बाद फिर जो शेरियू था वो उसके बेटे को शूट कर देता है, जिसे देखकर गैल्प को गुस्सा आ जाता है एंड फिर वो वहां पर उस पर ही गोलियां चलाने लगता है। अब जो शेरियू था वो वहां लोगों के बीच छुप रहा था, लेकिन जो गैल्प था वो से साला कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अंधाधुंध गोलियां चला रहा था और वहां के जो इनोसेंट लोग थे वो उन्हें भी मारे जा रहा था। एंड इसीलिए फिर उन लोगों को हॉल के दरवाजे खोलने पड़ते हैं एंड सब के सब वहां से बाहर निकल रहे थे। जब योशियोका वहां पहुंचती है तो देखती है तो वहां कई लोग मारे जा चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि शेरियू भी ऊपर आ जाता है और फिर गैल्प और उसके बीच गोलीबारी होने लग जाती है। तभी जो शेरियू की गन थी उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और जो गैल्प था उसके पीछे से एक ऑफिसर आकर उसके सर पर बंदूक तान देता है और फिर उसे अपनी बंदूक नीचे गिरानी पड़ती है। तभी इसका फायदा उठाकर जो शेरियू था वो वहां से निकल जाता है। अब इधर हम देखते हैं जो गैल्प था वो साला बहुत हरामी था, उस पर एक और बंदूक सामने ही कमर पर रखी हुई थी और वो उसे तुरंत निकाल कर उस ऑफिसर को शूट कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि जो गैल्प था वो अपने मरे हुए बेटे काल को उठाकर अपने रूम में आता है और उसे वहां बेड पर लेटा देता है और अपने दूसरे बेटे से कहता है इसे तुम अपने साथ घर ले जाना। अब वहां पर आकर जो शिप का ओनर था वो चिल्लाने लगता है कि तुम लोग क्या पागल हो क्या, तुमने इतने लोगों को मार दिया। और तभी जो गैल्प था वो उसे भी गले पर शूट कर देता है और कहता है कि मेरा बच्चा मर गया यहाँ पर, अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो इस पूरी शिप को उड़ा दूंगा। एंड फिर वो सीधा ओनर की आंखों में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है एंड खुश होकर कहता है वी आर हैविंग अ फन नाउ। सो यस, यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेरियू तो कुछ भी नहीं, असली सबसे बड़ा साइको तो ये है। अब इसके बाद हो जाता है और शिप का कंट्रोल अपने अंडर ले लेता है एंड अनाउंस करता है कि एक एशियन ही है जो टेररिस्ट है एंड इसीलिए जो भी एशियन है वो शिप के 5th फ्लोर से नीचे ही रहेगा और जो भी हमारे लोग हैं जैसे कि यूरोपियन अमेरिकन वो सब के सब 5th फ्लोर के ऊपर रहेंगे, तभी हम उस टेररिस्ट को मार सकते हैं अलग अलग होकर, क्योंकि उन सारे एशियंस में से ही एक कोई टेररिस्ट है और हमें नहीं पता वो कौन है। तो कम से कम जो मासूम लोग हैं यूरोपियन और अमेरिकन वो तो बचे
और अब वो ऐसे ही एशियंस लोगों को अलग कर देता है और बाकी लोगों को अलग। और यहाँ पर तुमने ये भी चीज नोटिस करी होगी कि इसने कितनी स्मार्टली यहाँ पर रेसिज्म का यूज किया, क्योंकि इसे भी पता है कि जो इंसान है ना वो साली बड़ी हरामी स्पीशीज है। अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरे को ढकेल सकते हैं और सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो इस रेसिज्म में ही होता है और उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल वैसे ही होता है और सब के सब लोग उसकी बात मानते हैं। अब हम देखते हैं कि उसका जो बेटा था वो 2 बैग लेकर आता, यानी कि ये कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है। अब इधर हम देखते हैं तो सारे के सारे अब जो एशियंस थे वो 5th फ्लोर के नीचे आ गए थे एंड बाकी के ये लोग ऊपर थे। अब हम देखते हैं सेरियो को जो कि सानू को दोबारा वहां से लेकर आता है और उसे आजाद करता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हम दोनों को साथ में काम करना होगा अगर हमें यहाँ से बचना है। अब हम देखते हैं कि 5th फ्लोर पर जाकर गैल्प उन सारे लोगों से बात करता है और उनका एक तरह से ब्रेन वॉश करता है और कहता है कि देखिए उन्होंने हमारे कैप्टन के क्या हाल किया, क्योंकि ये हमारी कंट्री का था एंड मुझे ये भी पता चला है कि वो टेररिस्ट इस पूरी शिप को उड़ाने का प्लान कर रहा है और हम लाइव बोट्स का भी यूज नहीं कर सकते यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि अगर हमने लाइव बोट्स नीचे करी तो हो सकता है कि वहां से वो सारे एशियन लोग वो लाइव बोट का यूज करके यहाँ से निकल जाए। एंड फिर उसका बेटा कुछ इशारा करता है एंड देन वहां धमाका होता है उस शिप के नीचे वाले फ्लोर्स पर एंड इस धमाके से वो सब के सब लोग पागल हो जाते हैं। कुछ एशियंस जो उस फ्लोर पर थे वो तो मारे भी जाते हैं एंड जो ऊपर वाले लोग थे अब वो सब के सब गैल्प की बात पर विश्वास कर रहे थे। गैल्प कहता है मैंने कहा था ना ये लोग उड़ाने वाले हैं शिप को, अगर अब हमें जिंदा रहना और अपनी फैमिलीज को बचाना है तो अब हमें खुद ही लड़ना होगा। क्या आप में से कोई भी मिलिट्री से बिलोंग करता है तो प्लीज आगे आ जाइए हमारी मदद करने के लिए। एंड तभी उसमें से कुछ जो लोग थे मिलिट्री से वो आगे आते हैं एंड फिर वो उन सबको गन थमाता है लड़ने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो गैल्प का दूसरा बेटा था कंट्रोलर रूम में था, जहाँ पर बाकी सारे बंदों को उसने मार दिया था और एक बंदा बस बच गया था, जिससे वो ऑर्डर देता है कि नीचे के सारे गेट्स बंद कर दो, सिर्फ एक गेट खोलना जो सिर्फ 5th फ्लोर तक आने के लिए हो। और उनका यही प्लान था क्योंकि वहां पर नीचे वाले फ्लोर पर बम फट गया है और काफी ज्यादा आग वाग लगी हुई है, तो वहां के लोग डर के मारे भड़बड़ाएंगे और वहां से निकलने के लिए भागेंगे, लेकिन सारे के सारे डोर्स वहां पर लॉक होंगे और एक ही डोर खुला होगा जो कि 5th फ्लोर पर आने वाला है, तो वो सब के सब लोग वहीं आएंगे। और वहां 5th फ्लोर की स्टेयर्स पर गैल्प और उसके जो मिलिट्री वाले बंदे थे वो खड़े हुए हैं। उसने उनका ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो टेररिस्ट लोग अब ऊपर भी आकर बम फोड़ेंगे एंड बस प्लान के हिसाब से जो भी एशियन लोग थे वो ऊपर की तरफ आ रहे थे बचने के लिए एंड गैल्प उन्हें टेररिस्ट बोलकर मरवा रहा था। तभी एक बंदा कहता है तुम क्या कर रहे हो, ये हम पर शूट क्यों कर रहे हो? गैल्प कहता है तुम एशियन हो सकता है तुम टेररिस्ट, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। एंड बूम वो ऐसे ही सबको मरवाया जा रहा था एंड ये करते हुए उसे बहुत मजा आ रहा था। मतलब तुम समझ रहे हो उसकी मेंटल स्टेट, उसे सिर्फ उसे मारने में मजा नहीं आएगा, वो एक पूरा वॉर बना रहा है कि मैं ऐसे करके ऐसे, मतलब कि एक तरह से वो एक बैटल बना रहा है और वॉर लड़ रहा है उस बंदे के साथ, सेरियो के साथ, और इस पूरी वॉर को लड़ते हुए ही उसे मजा आ रहा है चाहे इसमें कितने भी लोग मारे जाए। अब इधर हम कंट्रोलर रूम में देखते हैं तो वहां सेरियो आ जाता है और फिर वो गैल्प के बेटे को मार देता है। अब वहां उसके साथ सानो भी था, तो वो आकर कंट्रोलर रूम से कंट्रोल करके जो सारी की सारी लाइफ बोट थी उन्हें वो रिलीज कर देता है ताकि वहां के लोग बच कर निकल सके। तो हम देखते हैं तो वहां योशियोका और प्यूकी भी आ जाते हैं। सानो कहता है रुको रुको इन्हें शूट मत करना एंड फिर जो योशियोका थी वो शेरियो को देखकर उसमें एक खींच कर तमाचा लगाती है और उस पर चिल्ला रही थी कि तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। सानो कहता है अभी इस सब के लिए वक्त नहीं है, हमें लोगों को बचाना है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो मिलिट्री के लोग जो थे अब उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने एक माँ और उसकी बच्ची को मार दिया और वो कहते हैं कि ये थोड़ी ना टेररिस्ट होंगे, और फिर उन्हें समझ में आता है कि वो कितना गलत कर रहे हैं। लेकिन तभी गैल्प जो होता है वो उस बंदे को सर में शूट कर देता है एंड फिर हम देखते हैं तो वहां से कई सारे एशियन लोग वहां एंटर कर जाते हैं और फिर वहां उन सब में भसड़ हो जाती है एंड फिर हमें एक कमाल का पैनल दिखाया जाता है जिसमें वो जलती हुई शिप समुद्र से चलती हुई जा रही है। आई मीन क्या सोना पैनल बनाया भाई। अब इधर हम देखते हैं जो फ्यूगी था उसे वो भेज देता ताकि वो पैसेंजर्स की मदद कर सके। अब वो जा रहा था, अब वो सेरियो से कहता है कि अगर योशियोका को कुछ हुआ तो मैं तुझे मार दूंगा, और फिर वो वहां कन्फेस भी करता है दैट ही लव हर एंड देन फिर वो वहां से चला जाता है। अब हम बाहर देखते हैं तो एक एक करके लोग जैसे तैसे निकल रहे थे लाइफ बोट्स पहनकर। अब जो सानो था वो कहता है योशियोका तुम भी यहाँ से शेरियो के साथ निकल जाओ क्योंकि मैं बहुत घायल हो चुका हूँ, मैं वैसे भी नहीं जा पाऊंगा।
अब योशियोका मान नहीं रही थी। तभी हम देखते हैं जो सेरियो था वो सानू के सर पर बंदूक रख देता है, ये सोचकर कि अब तो ये वैसे भी नहीं बचेगा तो इसकी तकलीफ दूर कर दूं मारकर। लेकिन तभी जो योशियोका थी वो कहती है प्लीज शूट मत करना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी पर इसे मत मार। एंड देन फिर वो दोनों जाने लगते हैं। अब एक्चुअली में जो सेरियो था वो काफी पसंद तो करता था योशियोका को, लेकिन फिर वहां पर उन दोनों की बहस हो जाती है और योशियोका उसे काफी ज्यादा सुना देती है, जिसके बाद अब वो उसे भी अपना दुश्मन समझ रहा था। अब योशियोका तो अपने आप आगे को चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो सामने ही अंधेरे में ही उस पर गोली चलाता है। अब वो आगे जाकर देखता है तो वहां पर खून पड़ा हुआ था, यानी कि योशियोका को गोली लग गई थी। और फिर वो उस खून को फॉलो करते हुए देखता है तो वो एक कमरे में जाकर लॉक हो गई थी। और फिर वो वहां पर जाकर उधर गेट में ही 2-4 गोली मारता है और गन फेंक कर वहां से चला जाता है। अब इधर हम देखते हैं जो फिरियो था वहां से सबको निकालने में मदद कर रहा था। अब इधर हम देखते हैं जो मिस्टर जियोनियो था वो साला मशीन गन लेकर ऊपर से उन सारे लोगों को गोली मार रहा था जो भी लाइफ बोट से बचकर समुद्र में पड़े हुए थे, और साथ साथ ये भी बोल रहा था कि सालो लो क्लास एशियंस तुम मरना ही डिजर्व करते हो एंड माई रेस इज ओनली द अल्टीमेट रेस इन दिस प्लेनेट। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहां आ जाता है सेरियो। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोली लगी हुई योशियोका वहां से निकल रही थी। तो ये गैल्फ वहां आ जाता है और उससे पूछता है क्या ये उस बंदे ने ही किया ना, लेकिन वो डर रही थी उससे और उसे बता नहीं रही थी बल्कि वहां से भाग रही थी। वो गुस्से में उस पर गोली चला जाता जो कि उसके पैर में लग जाती है और फिर वो वहां से रेंग कर चल रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहां पास के रूम में ही वहां जेनियो सेरियो को ऑफर देता है कि मेरे पास यहाँ पर मेरी प्राइवेट बोट खड़ी हुई है, हम वहां से निकल सकते हैं एंड मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, मेरा मन है कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करूँ, तो मेरे बच्चे बनकर रहना, बहुत मजा आएगा। लेकिन उसका ये ऑफर वो रिजेक्ट कर देता है और उसे मार देता है। और तभी उसकी व्हील चेयर चलते हुए वहां आती है। हम देखते हैं तो सामने गैल्प खड़ा हुआ था और अपने बाप को मरा हुआ देखकर गैल्प को गुस्सा आ जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। साइकोपैथ वर्सेस साइकोपैथ, और वो भाई दोनों के दोनों इतने पागल, ना तो वो कोई कवर ले रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं, और जब तक गोलियां बरसाते हैं जब तक उन दोनों की गोलियां खत्म नहीं हो जाती। फिर हम देखते हैं कि ये सब होने के बाद वो दोनों ही पूरी तरह घायल हो गए थे और जो सेरियो था वो तो बेहोश होकर गिर जाता है एंड जो गैल्प था उसे भी गोलियां लगी थी, लेकिन वो खड़ा होने की हालत में था और वो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं जीत गया। अब वो अपने पापा और अपने बेटे को मरे हुए देखकर उसे दुख तो होता है कि आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए, बट इसके बावजूद उसे इस बात की खुशी थी कि वो जीत गया। साइकोपैथ माइंड। और फिर वो जाते हुए कहता है कि जियोनो ब्लड लाइन हमेशा चलती रहेगी। एंड फिर वो जाता है अपनी प्राइवेट बोट को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी वो वहां पर देखता है तो वहां उसकी प्राइवेट बोट नहीं थी, बल्कि वहां समुद्र में कई सारे लाइफ बोट पहने हुए बॉडीज पड़ी हुई थी जिसे उसके ही बाप ने गोलियों से मारा था। एंड तभी फिर उसके मुंह से भी काफी सारा खून निकलता है एंड फिर वो मर जाता है और पानी में गिर जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि योशियोका जैसे तैसे रगड़ कर चल रही थी क्योंकि उसे नहीं मरना था। तो हम देखते हैं कि सेरियो होश में आता है हल्की सी देर के लिए और उसे कहता है वी मीट अगेन एंड देन वो भी मर जाता है। अब योशियोका जैसे तैसे मिस्टर जियोनियो के ऑटोमेटिक व्हील चेयर तक पहुंचती है रगड़ कर और उसकी मदद से वो बाहर निकलती है। सुबह सुबह हम देखते हैं तो वहां पर रेस्क्यू टीम आ गई थी और जितने भी सर्वाइवर्स थे वो उन्हें बचा ली थी, लेकिन उसके बाद भी उस रात 467 पीपल मारे गए। अब हमें दिखाया जाता है कि जो योशियोका थी वो बच गई थी, फिरियो भी जो था वो भी बच गया था एंड यहाँ तक कि अपना सानो भी। एंड इसके बाद हमें एक छोटी सी बोट दिखाई जाती है जिसमें एक बंदा डला हुआ था और वो जाकर एक थोड़ी बड़ी सी बोट से टकराती है। वो लोग जब उस बंदे को देखते हैं तो एक्चुअली में वो बॉडी सेरियो की थी, पर हाँ वो मरा हुआ था। एंड बस यही ये मांगा खत्म होती है। तो यस मुझे पता है इसकी एंडिंग काफी अलग थी। I mean, बिल्कुल एकदम मैडनेस से तो ये एंड करा, ऊपर से शॉकिंग भी था कि कितने लोग बेवजह मारे गए, बट स्टिल यार लग रहा है ना कि थोड़ा मतलब कुछ तो रह गया क्योंकि सेरियो और गार्ब दोनों ही कैरेक्टर्स काफी बढ़िया तरीके से बिल्ड करे गए थे। बाकी तुम अपने थॉट्स बताना तुम्हें कैसी लगी ये मांगा। अब ये मांगा तो खत्म हुई, लेकिन तब तक के लिए तुम ये दोनों मांगा देख सकते हो, काफी कड़क है। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।